एक कमरे में 4 बहू की गोद भराई। घर में बहू आने वाली है और कमरे में कितना सामान फैला हुआ है। अरे गीता, तुम्हें कोई काम दिखाई नहीं देता है क्या? माँ, आप सारे काम मुझे ही बताती हो। अरे भैया की शादी के चलते मेरी कितनी बुरी हालत हो गई है, आपने इसके बारे में एक बार भी सोचा है क्या? अरे मेरी बेटी, शादी ब्याह में तो ऐसा ही होता है। चलो जल्दी जल्दी घर संभाल लो, तुम्हारी 4 भाभी आने वाली हैं। मैं ही अकेले क्यों काम करूं? आपको भी तो काम करना चाहिए। चलो आप मेरे साथ मिलकर काम करवाओ। गीता और देवयानी दोनों माँ बेटी मिलकर अपने एक कमरे को अच्छे से संभाल लेती हैं। तभी दरवाजे पर देवयानी के 4 बेटे आ जाते हैं। अरे अरे, मेरी 4 बहू आ गई। रुक जाओ, दरवाजे पर ही खड़ी रहना, पहले मैं तुम्हारा गृह प्रवेश तो कर दूं। देवयानी ऐसा कहने के बाद आरती की थाली उठाकर लाती है और उससे अपनी 4 बहू की आरती उतारती है। 4 बहू ने लंबा घूंघट किया होता है। चलो अब तुम घर के अंदर आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे ससुराल में। 4 बहू जब घर के अंदर आती हैं तो उन्हें बहुत गर्मी लग रही होती है। घूंघट के अंदर भी उन्हें बहुत पसीना आ रहा होता है, जिसके चलते गीता उनके लिए टेबल फैन चला देती है। गर्मी बहुत है, ये टेबल फैन मेरी भाभीयों की गर्मी को थोड़ा दूर कर देगा। गीता ऐसा सोचकर टेबल फैन चलाकर वहां से चली जाती है। तभी देवयानी अपनी बहू की हालत देखकर उनसे कहती है, अरे तुम 4 इतना लंबा घूंघट करके क्यों खड़ी हो? चलो अब इस घूंघट को हटा दो, यहाँ सब परिवार के ही हैं। हमसे तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। देवयानी के इतना कहने पर और उसकी 4 बहू घूंघट हटा लेती हैं। घूंघट हटाने के बाद देवयानी को अपनी 3 तो गोरी बहू नजर आती हैं और उनमें से एक बहुत ज्यादा काली होती है। अरे ये लड़की कौन है? माँ जी, मैं आयशा हूँ, आपकी बहू। लेकिन मेरी 4 बहू तो गोरी और सुंदर होनी चाहिए, तुम्हारी तरह काली नहीं। तभी देवयानी की 3 गोरी बहुओं में से एक बोलती है, माँ जी, अगर आपने हम 4 को देखा होता तो शायद आपको ये गलतफहमी ना होती। माँ और बाबूजी ने आपको सिर्फ हम तीनों को ही दिखाया था। जिस दिन आप हमें देखने आए थे उस दिन आयशा कॉलेज गई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर माँ और बाबूजी ने हमारी शादी इस घर में कर दी और इस कल्लो को हमारे साथ ही बांध दिया। ये सुनते ही देवयानी हैरान रह जाती है। अच्छा चलो चलो, अब क्या ही कर सकते हैं जब इतना बड़ा धोखा हो गया है। लेकिन इस बात का भी थोड़ा बहुत सुकून है मुझे कि मेरी 3 बहू तो कम से कम गोरी हैं। देवयानी को अपनी काली बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वहीं गीता को भी अपनी काली भाभी जरा सी भी पसंद नहीं आती। इस तरह आयशा का पहला दिन अपने ससुराल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। उसकी सास और नंद उसे छोड़कर उसकी 3 गोरी बहनों को ही पूछती हैं, तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। देवयानी अपनी 4 बहुओं में से सिर्फ 3 गोरी बहू का ही खाना लाती है। माँ जी, मेरे लिए खाना नहीं है। जा जाकर रसोई में से ले ले, रसोई में रखा है, अब तुझे भी मैं परोस कर ही दूं क्या? इस तरह देवयानी के कहने पर आयशा उदास मन से रसोई में जाती है और अपने लिए खाना ले आती है। अब उसके पास मात्र एक ही कमरा था जिसमें 4 बहुओं को गुजारा करना था। ये लो तुम्हारे लिए बिस्तर, ये कॉटन की चादर, इसमें तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। पंखा तो है, बाकी मैंने कूलर के लिए कहा है, मेरे बेटे जल्दी एक कूलर खरीद कर तुम्हें दे देंगे। आयशा की 3 गोरी बहनें अपने लिए बिस्तर कर लेती हैं और सारे बिस्तर खुद ही ले लेती हैं, जिसके चलते आयशा के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारे बिस्तर तो तुम लोगों ने ही ले लिए, मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। कम से कम एक चादर तो दे ही देते, मैं क्या जमीन पर सोऊंगी? अरे तो सो जाओ ना जमीन पर, वैसे भी तुम इतनी काली कलूटी हो, जमीन पर सोगी या फिर रेत में, क्या ही फर्क पड़ रहा है? ये सुनकर आयशा को बहुत अजीब लगता है। इधर रेशमा, पारुल और कृतिका तीनों बहनें पंखे के नीचे सो जाती हैं और बेचारी आयशा को अपने से दूर सुलाती है। ये देख आयशा को अपने लिए बहुत बुरा लगता है और वो पूरी रात सुबक सुबक के रोने लगती है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे शुरू से सबने इसी तरह ट्रीट किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से? अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रात भर आयशा रो रो कर गुजार देती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो 3 गोरी बहू अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल अगर हम 4 बहू एक ही कमरे में सोते हैं तो हम अपने पतियों के साथ समय कब गुजारेंगे? बात तो तुम तीनों पते की कर रही हो। एक काम करते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तुम तीनों 2-2 दिन ले लो और तुम्हारी काली बहन को 1 दिन दे दो, उसके लिए इतना ही काफी है। हाँ हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी उस कल्लू को क्या ही करना होगा, उसका पति उसे इतना पसंद तो करता नहीं होगा। ये सारी बातें आयशा सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी किसी से भी कुछ नहीं कहती।
अगले दिन से 2-2 दिन करके गोरी बहू कमरे में बिताती हैं और बाकी आंगन में सोती हैं। जब आयशा की बारी आती है तो वो अपने पति कुणाल के साथ अपने कमरे में आ जाती है। बहुत दिनों बाद मैं कमरे में आया हूँ, बहुत दिक्कत होती होगी तुम सभी को एक कमरे में गुजारा करने में। थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। जब हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो हम 5 भाई मिलकर और कमरा बनवा लेंगे। ये सुनकर आयशा कुणाल से एक बात पूछती है। सुनिए जी, जैसे घर में किसी को भी मेरे काले रंग की वजह से मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, क्या आपको भी मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं? ये सुनकर कुणाल को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके चलते वो आयशा से कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए काला और गोरा सब एक समान ही है। काला गोरा कुछ नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव जरूर करेंगे। इस तरह पहली बार आयशा को अपने ससुराल में कुछ अच्छा समय उसके पति के साथ मिलता है। अब हर हफ्ते आयशा को अपने नंबर की बारी का इंतजार होता है, लेकिन कुछ समय से उसकी तीनों गोरी बहनें बीमारी का बहाना लगाकर उससे वो दिन भी छीन लेती हैं। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम बाहर ही सो जाओ। हाँ, जब किसी की तबीयत खराब है तो क्या ही कर सकते हैं, उसे तो कमरे में ही रहना ही चाहिए। जाओ बहू, तुम आराम से कमरे में सो जाओ। अरे इसका क्या है, ये तो बाहर भी सो ही जाएगी। कई बार ऐसा होने के बाद जब कुणाल अपनी पत्नी और अपने साथ दोबारा से ऐसा होते हुए देखता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये ठीक नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है। जब हमारी बारी आती है या किसी भी चीज में मेरी पत्नी का हक उससे मिलना चाहिए, आप उसे देती ही नहीं है। हाँ, अरे कल की आई हुई लड़की के चक्कर में तू अपनी माँ से बहस कर रहा है। कोई बात नहीं कुणाल जी, हम बाहर ही सो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। इसी तरह चलता रहता है। दोनों पति पत्नी यही सोचते हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कई समय से कुछ भी ठीक नहीं होता। ऊपर से चारों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। अरे ये लो मिठाई और मुंह मीठा करो। मुझे तो इस बात की खुशी है, मेरे घर में एक साथ इतने सारे नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले। मैं तो पोता पोती सबको खिलौने दिलाने वाली हूँ। देवयानी अपनी तीनों गोरी बहू को मिठाई खिलाती है और उसकी तीनों गोरी बहू उसे खिलाती हैं। लेकिन जब आयशा देवयानी को मिठाई खिलाने आती है तो वो उसके हाथ से मिठाई नहीं खाती। अरे बस करो, ज्यादा मिठाई खाने से डायबिटीज हो जाती है, मैं इतना ज्यादा मीठा नहीं खा सकती। ऐसा कहकर देवयानी आयशा की तरफ से मुंह फेर कर अपनी तीनों गोरी बहू से बात करने लगती है। तभी गीता आयशा के हाथों से मिठाई का डिब्बा ले लेती है। अपने काले हाथों से इन सभी मिठाइयों को गंदा मत करो, लाओ मुझे दो, मैं मोहल्ले में बांट देती हूँ। गीता ऐसा कहकर मिठाई का डिब्बा मोहल्ले में बांटने के लिए ले जाती है। आयशा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी बहुत बर्दाश्त करती है। ऐसे ही धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और 5 से 6 महीने बाद देवयानी पोते पोती के आने की खुशी में चारों बहू की गोद भराई रखती है। मैंने सभी मेहमानों को बुला दिया है, आज तुम्हारी गोद भराई की रस्म है। तुम तीनों अच्छे से तैयार हो गई हो ना? हाँ माँ जी, हम तैयार तो हो गए, लेकिन आप तो जानती हैं हमारी हालत कैसी है। गर्मी से हमारा हाल बेहाल है, वो भी एक कमरे के अंदर, और ऊपर से अभी तक खाना भी नहीं बना। अरे खाने की चिंता क्यों कर रहे हो, खाना तो आयशा बना ही देगी। जाओ आयशा, रसोई में जाकर खाना बना लो, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अपनी सास के एक कहने पर आयशा रसोई में जाकर सभी मेहमानों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। आयशा अपनी गोद भराई की रस्म के लिए बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे एक कमरे के ससुराल में तीनों गोरी बहू की गोद भराई की रस्म तो शुरू हो जाती है, लेकिन बेचारी आयशा गर्मी में रसोई के अंदर खाना ही बनाती रह जाती है। जब वो खाना बनाकर रसोई से बाहर आती है, चलो गोद भराई की रस्म तो पूरी हो गई, मैंने सारे तोहफे भी दे दिए हैं अपनी बहू को। तुम्हारे लिए अफसोस कुछ बचा नहीं, तो फिर गोद भराई की रस्म भी क्या ही करनी। एक काम करो, सभी मेहमानों को खाना खिला दो। ये सुनते ही आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब कुणाल देख लेता है, जिसके चलते वो गुस्से में अपनी माँ से कहता है, बस माँ, बस बहुत हुआ। हम दोनों कब से देख रहे हैं कि इस घर में आयशा के साथ भेदभाव होता है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। जहां इस घर के अंदर चारों बहू को एक साथ सम्मान के साथ गोद भराई होनी चाहिए थी, वहां आपने सिर्फ अपनी गोरी बहू की गोद भराई की। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, एक औरत होकर आप एक औरत से रंग की वजह से उसके साथ इतना भेदभाव कर रही हो। सभी मेहमानों के सामने अपनी ही बेटे से अपनी बेइज्जती होते देख देवयानी हैरान रह जाती है। बस कर बेटा, तू ये सब क्या कह रहा है? अरे आज सभी मेहमानों को भी तो पता चलना चाहिए आप सभी की असलियत। इस तरह कुणाल अपनी माँ और अपनी तीनों गोरी भाभियों को उनकी गलती का एहसास दिलाता है, जिसके चलते देवयानी और उसकी तीनों गोरी बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। बस कर बेटा, बस कर, और कुछ मत कह। हमें अपनी गलती का एहसास है, हम माफी मांगते हैं। हम तीनों को भी माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब माफी का क्या फायदा माँ, अब तो चिड़िया चुग गई खेत।
अब मैं इस घर के अंदर नहीं रहूंगा। मैंने अपने और आयशा के लिए एक किराए के घर की बात कर ली है। हम वहीं पर रहेंगे। आप लोगों को यह घर मुबारक हो। अब कुणाल अपनी काली पत्नी के साथ नए घर में सुख शांति से जिंदगी जीने लगता है और इधर तीनों गोरी बहुएं और देवयानी पछतावा करती रह जाती हैं।